तो हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, आइसोलेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसी को आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे। हमने बाइनरी फिजन और इसी में जो है जनरेशन टाइम एंड डबलिंग टाइम स्टडी किया था। बाइनरी फिजन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है आपका बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है फ्रॉम टू कन्वर्ट वन सेल इनटू टू, वो जो पूरा जनरेशन, वो जो टाइम होगा जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अपने उस सारे प्रोसेस से गुजरेगा, उसे हम डबलिंग टाइम कहेंगे। ठीक है, और जो भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो होगी वो जब भी रिप्रोड्यूस होगी तो वो हमेशा उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी बाय फैक्टर 2। इट मीन्स कि एक बैक्टीरिया है तो एक से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से फिर आगे फर्दर 8 बनेंगे, फिर 16 बनेंगे, 16 से 32, फिर 64, इस तरह से सेल्स जो है आपस डिवाइड होते रहेंगे। फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनका जनरेशन टाइम बहुत ही कम होता है, लाइक 20 मिनट्स से लेकर 60 मिनट तक। यूजुअली ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो 30 टू 60 मिनट्स में ग्रो हो जाते हैं। फिर ये हमने जो है डायग्राम डिस्कस की थी कि एक बैक्टीरियल सेल है वो किस तरह से डिवाइड होगा। पहले सेल जो है लार्ज होगा, लार्ज होने के बाद इसका जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म का जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट अपने अलग अलग सेल्स की तरफ मूव कर जाएगा। देन बीच में जो है एक सेप्टम वॉल प्रोड्यूस होगी। फिर ये जो वॉल होगी वो दोनों सेल्स में अलग हो जाएगी और फिर दो सेपरेट सेल्स जो है वो बन जाएंगे। फिर आ जाते हैं कि ये जो बैक्टीरियल लाइफ साइकिल है, इस बैक्टीरियल लाइफ साइकिल को हम डिफरेंट स्टेजेस में जो है डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरियल लाइफ साइकिल हो सकते हैं? नंबर 1 इज लैग फेज। ठीक है, लैग फेज यानी ये वो फेज है या वो स्टेप है जब बैक्टीरिया जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है कि अब जो है मुझे फर्दर डिवीजन के लिए जाना है, फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए जाना है। तो वो उसके लिए क्या करता है? डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, एंजाइम्स रिक्वायर्ड जो है या जो भी प्रिपरेशन करनी है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इस स्टेप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी उनको प्रिपेयर कर रहा होगा। तो लैग फेज क्या है? लैग फेज वो स्टेप है या ये वो फेज है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फेज आ जाता है लॉग फेज। ठीक है, लॉग फेज या लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी कहा जा सकता है। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है इसी फेज में होती है। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ में भी मेंशन करें तो लैग फेज क्या होगा? लैग फेज ये होगा जिसमें जीरो ग्रोथ होगी, बस ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगा, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देंगे। फिर आएगा नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, तो हमेशा ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो लैग फेज होगा उस लॉग लॉग फेज जो होता है उसको एक्सपोनेंशियल फेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है। बैक्टीरिया की जितनी कैपेसिटी होगी वो ज्यादा से ज्यादा जो है बैक्टीरिया ग्रो होंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज ये वो फेज है जब बैक्टीरियल ग्रोथ जो है बस स्टॉप हो जाएगी। जितने ज्यादा हाई कैपेसिटी में बैक्टीरिया ग्रो हो सकता था, जितने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते थे वो हो गए हैं। स्टेशनरी फेज में जो है बस अब वो स्टेशनरी रहेंगे, वो कोई ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी।
लेकिन जो है उन्होंने जो अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट करने हैं, वो अपने चलाते रहेंगे। जो उनकी अदर प्रॉपर्टीज हैं, जो उनको अदर फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो करते रहेंगे। तो इस स्टेशनरी फेज में कोई ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ स्टेशनरी या स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा डेथ फेज, ये डेथ फेज क्या है? अब डेथ फेज वो है कि अब बैक्टीरिया ने सारी अपनी जो है सारे फेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, ग्रोथ हो गई है, कुछ टाइम तक वो जिंदा भी रहा, स्टेशनरी फेज में रहा, अब वो डिवाइड भी नहीं हो रहा था, अब उसकी मुद्दत कंप्लीट हो गई है, अब वो सेल जो है डेथ की तरफ जाएगा, वो सेल जो है किलिंग की तरफ जाएगा। तो ये जो स्टेप होगा कि सारे सेल्स, सारे बैक्टीरियल सेल्स डेथ की तरफ जा रहे हैं, किलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये फेज कहलाएगा उसका डेथ फेज। इसमें क्या होगा कि आपका ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल डाउनवर्ड चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ इन्होंने जो है 4 ट्यूब्स दिखाई हैं, एक ही ट्यूब दिखाई है, एक ट्यूब है जिसके अंदर फ्यू सेल्स थे या नो सेल्स थे। ठीक है। फिर उसके बाद न्यू उसका कोई सेल्स नहीं थे, इट मीन्स या कुछ सेल्स थे, उन सेल्स को अब डिवाइड होना था, तो उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया कि अच्छा जी अब हम नेक्स्ट फेज में जाने वाले। नेक्स्ट फेज में जैसे ही गए तो ट्यूब का कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया, यानी सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया इसमें ग्रो होना शुरू हो गया। फिर स्टेशनरी फेज में आए तो जो सेल्स ग्रो हो चुके थे वो स्टेशनरी फेज में रहे, अब उनकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो रही। कुछ सेल्स जो है वो डेथ की तरफ जल्दी जाना शुरू हो गए, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा एक छोटा सा रेड स्पॉट भी दिखाया गया है एट द बॉटम। ज्यादातर जब डेथ हो रही होती है ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि सेल जो है किल हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वो क्या करेगा, बॉटम में, ट्यूब के बॉटम में आकर रुक जाएगा। ठीक है। ट्यूब के बॉटम में आ जाएगा, तो डेड सेल्स ज्यादातर जो है बॉटम में आके जमा हो जाते हैं। फिर बाकी के भी जो सेल्स होंगे, जब वो डेथ फेज स्टार्ट हो जाएगा, डेथ की तरफ जा रहे होंगे, तो इसी तरह से डेड सेल्स और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि सारे ट्यूब में सारे सिर्फ डेड सेल्स रह जाएंगे और लाइव सेल्स बहुत कम होंगे। तो ये कुछ ये जो है 4 स्टेजेस थे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के, या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को अगर हम इन्हें ग्राफ में एक कर्व की शक्ल देना चाहें तो इस तरह से हम उसको डिफाइन करें। मैम इनकी पर्टिकुलर एज कितनी होती है? फिर आ जाता है कि बैक्टीरिया को कल्टीवेशन या ग्रो करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले आपको ब्रॉथ की एग्जांपल दी थी कि ब्रॉथ एक लिक्विड होता है जिसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, अच्छे होते हैं, वहाँ ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है, तो वहाँ ऑर्गेनिजम्स को हम ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम जो है क्या नाम है सॉलिड, हम जैसे ब्रॉथ फ्लूइड था, ब्रॉथ में ग्रो करते हैं, इसी तरह से बैक्टीरिया को हम सॉलिड मीडिया पर भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। ये उसका जो है सॉलिड मीडिया, जो आपको येलो में नजर आ रही सॉलिड मीडिया है, जिसको प्लास्टिक की प्लेट पे, जिसे हम पेट्री प्लेट कह रहे हैं, इस प्लेट के ऊपर जो है हमने ये मीडिया पोर किया है। फिर हम क्या करते हैं, जब ये मीडिया को हम पोर कर देते हैं, पोर करने के बाद हम उसको जो है सॉलिडिफाई करते हैं, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, तो के वायर लूप के थ्रू इस मीडिया के ऊपर जो है हम ऑर्गेनिज्म को जो है इनोकुलेट करते हैं, और फिर उसकी जो भी कॉलोनीज आती हैं उसको हम इस मीडिया पे देखते हैं। ठीक है। तो ये प्लेट्स जो है, प्लास्टिक प्लेट्स भी अवेलेबल होती हैं और ग्लास प्लेट्स भी अवेलेबल होती हैं। ठीक है। तो एक दफ़ा जब आपको, आपने मीडिया बना लिया है, जब आपके पास मीडिया आ गया है, मतलब मीडिया मैं कह रही हूँ कि आप समझ लो कि बैक्टीरिया का फूड है। ठीक है। तो ये जो मीडिया है, जब आप इसको हम एगार कहेंगे। ठीक है। इसे हम कहेंगे, जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम इसे कहते हैं एगार। ठीक है। एगार के ऊपर हम बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं। जैसे ही एगार सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको आप, जैसे ही आप उसको पोर करते हो, पोर करने के फौरन बाद आपने प्लेट जो है कवर कर देनी है, अदरवाइज क्या होता है कि बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इन्वायरमेंट में, सब के सब ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि हमें चाहिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया था, लेकिन वो क्योंकि आपने प्लेट खोली हुई थी, तो होता क्या है कि
जितनी भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनको तो फूड मिल रहा है, वो सब के सब इस प्लेट में जाके ग्रो हो जाएंगे, तो फिर वो कंटेमिनेशन हो जाएगी। हमें चाहिए एक बैक्टीरिया था, हमें 10 तरह के और बैक्टीरिया मिल गए। ठीक है, तो सॉलिड मीडिया क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग अ प्योर कल्चर आर सॉलिड मीडिया। ठीक है, आपको जो है एक प्योर कल्चर, एक प्योर स्पेसिफिक बैक्टीरिया ही चाहिए, तो उसको हम सॉलिड मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। अ सिंगल बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई ऑन द सॉलिड मीडिया इन अ लिमिटेड एरिया टू फॉर्म कॉलोनीज। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल एक जस्ट एक पॉइंट यहाँ पर एक बैक्टीरिया का लगाया, जैसे ही वो बस आपने लगाया उसको, फिर उसको जो है इंक्यूबेट करोगे, उसको एक खास टेम्परेचर दोगे और उसको, तो वो बैक्टीरिया जो होगा एक से ज्यादा हजारों कॉलोनीज बना लेगा। ठीक है, हजारों कॉलोनीज बना के वो जो एक पॉइंट पर हमने, एक पॉइंट हमने जस्ट इसके ऊपर इनोकुलेट किया था, वो एक पॉइंट बहुत सारी कॉलोनी बना के पूरी मीडिया प्लेट के ऊपर फैल जाएगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं एगार क्या है? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विद पॉलीसैकेराइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मरीन एल्गी। ठीक है, ये जो एगार होता है न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन ही होता है। ब्रॉथ जो होती है, वैसे ही जैसे ब्रॉथ होती है, ब्रॉथ के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एगार के अंदर भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसके साथ हम क्या करते हैं, एक सॉल्डिफाइंग एजेंट जो कि मरीन एल्गी पॉलीसैकेराइड्स, इट इज मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मरीन एल्गी। ठीक है, मरीन एल्गी से जो है कुछ पॉलीसैकेराइड एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो कि इस ब्रॉथ सॉल्यूशन में इनोकुलेट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाता है, एक सॉलिड सॉल्यूशन बना देता है। तो जो ब्रॉथ था वो फ्लूइडी होता है, लेकिन जो एगार होगा वो सॉलिड होगा। ठीक है, इस तरह से सॉलिड होगा, ये जेल लाइक अपीयरेंस दे रहा होगा। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे इसके न्यूट्रिएंट्स जो है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते, डीनेचर नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते। स्टरलाइज बाय हीटिंग, जैसे ही आप मीडिया बनाते हो उसको ज़रूरी है कि सबसे पहले स्टरलाइज कर लिया जाए। स्टरलाइज कहाँ करते हैं? ऑटोक्लेव में कर सकते हैं। फिर मेल्टेड एगार विल स्टे लिक्विड टिल 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो ब्रॉथ सॉल्यूशन हमने, जो सॉल्यूशन होगा हमारा, हमने बताया ना सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ पॉलीसैकेराइड्स ऐड होते हैं जो कि उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं। यानी उसका टेम्परेचर अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा तब तक वो लिक्विड रहेगा। 45 से जैसे नीचे 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 टेम्परेचर आता जाएगा, जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो मीडिया होगा वो सॉलिडिफाई या जेल लाइक अपीयरेंस देना शुरू हो जाएगा। यानी वैसे तो ये लिक्विड होगा और इसके लिक्विड होगा, लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर लो होता जाएगा, ये ठंडा होता जाएगा, ये सॉलिड में या जेल बना देगा। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं पेट्री डिश क्या होती है? पेट्री डिश क्या है? इट इज अ कंटेनर ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया या जो भी ब्रॉथ है, सॉल्यूशन है, उसकी एक इस तरह से प्लेट है, एक कंटेनर है। इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स हैं इसके। एक इसकी ये कहलाती है प्लेट, ऊपर जो इसका है वो उसके कहलाती है लिड। प्लेट और लिड, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं इसके। फिर ये ग्लास में भी अवेलेबल है और प्लास्टिक में भी अवेलेबल है। इट इज नॉट एयर टाइट। ठीक है, एयर टाइट नहीं होती, इसी वजह से इसके अंदर ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजन इसमें जा सकती है। इसी वजह से जो बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया है वो इसमें ग्रो हो जाएंगे। दे अवॉइड बट अवॉइड एयरबॉर्न माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स। एयरबॉर्न कंटेमिनेंट्स आपको जो है खुद से कोशिश करनी होती है कि हम प्लेट को खुला ना छोड़ें। अगर खुला छोड़ोगे तो होगा क्या कि जो एयर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आके सारे आपके मीडिया में या इस प्लेट पर जो है ग्रो हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंटेमिनेशन होगी। मतलब हमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म चाहिए था स्पेसिफिक, तो हमने जब प्लेट खोल कर रखेंगे तो होगा क्या, क्योंकि वो मीडिया है वहाँ तो ऑर्गेनिज्म जहाँ भी फूड देखेगा वहाँ ग्रो हो जाएगा, तो वो कंटेमिनेशन कहलाएगी। हमें चाहिए सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म था, अगर एक की जगह 10 ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं तो उसे हम कंटेमिनेशन कहेंगे।
फिर आ जाते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड आइसोलेशन। हम बैक्टीरिया को कल्टीवेट कैसे करते हैं और उसको फिर देखते कैसे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनमें से कुछ यहाँ आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। नंबर 1 इज स्ट्रीक प्लेट मेथड, ठीक है। एक मेथड है जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं ऑन सॉलिड मीडिया, ठीक है। सॉलिड मीडिया के ऊपर हम बैक्टीरिया को कैसे ग्रो करेंगे, उस मेथड का नाम है स्ट्रीक प्लेट मेथड। दूसरा मेथड है पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट में जो है आपके पास लूप डाइल्यूशन मेथड भी आ जाता है और सीरियल डाइल्यूशन मेथड भी हो जाता है, ठीक है। ये आपको जो है लैब में बाकायदा परफॉर्म करके दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से ये मेथड्स आपने करने होते हैं। स्ट्रीक प्लेट मेथड बहुत कॉमन मेथड है। इसके बाद आ जाता है पोर प्लेट मेथड, ठीक है। पोर प्लेट मेथड के बाद आ जाते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है उसको आपने किस तरह से स्प्रेड करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैसे मीडिया ऐड करना है। फिर आ जाएगा माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड और आ जाता है रोल ट्यूब मेथड, ठीक है। ये डिफरेंट मेथड हैं जिनको हम जिनको हम यूज करते हुए हम बैक्टीरिया को अपने सॉलिड या लिक्विड मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रीक प्लेट मेथड क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है तो इसको हम थोड़ा सा जो है स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टेक्निक फॉर आइसोलेटिंग बैक्टीरिया। Sterilized while loop is dipped into a solution containing microorganisms। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक while loop लेंगे। while loop को हम डिप का पहले हम स्टरलाइज करेंगे। हमेशा जब भी हम while loop यूज करते हैं सबसे पहले उसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज कैसे करते हैं, फ्लेम के पास लेकर जाते हैं और उसको जो है हम रेड हॉट कर देते हैं। रेड हॉट जब वो हो जाती है तो उसको थोड़ी देर फ्लेम के पास ही ठंडा करते हैं। जब वो ठंडी हो जाती है फिर हम क्या करते हैं, उसको उस सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिस सॉल्यूशन में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होगा कि जो वाइल लूप का जो लूप साइकिल होगा, लूप के ऊपर जो है सारे आपके बैक्टीरिया जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उसमें चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे एंड देन इट इज टाइटली ड्रॉन सेवरल टाइम अक्रॉस द एगार प्लेट। तो वो जो वायर लूप होगी वो आप पहले सॉल्यूशन में डालोगे और फिर सॉल्यूशन से आप क्या करोगे, एगार प्लेट के ऊपर जो है उसको ड्रॉ कर दोगे। The object of this is to reduce the number of cells being spread each successive streak, ठीक है। आप स्ट्रीक करोगे या उसकी ड्रॉ करोगे, 4 स्ट्रीक्स लगाते हैं। 4 स्ट्रीक्स लगाने का मकसद ये है कि फर्स्ट स्ट्रीक आपने लगाई उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया बहुत सारे ग्रो होंगे। सेकेंड स्ट्रीक लगाओगे तो कम होंगे। थर्ड होगी तो थर्ड में सेकंड से कम ऑर्गेनिजम्स आएंगे और फोर्थ में बहुत ही आइसोलेटेड कॉलोनीज, मतलब ऐसी कॉलोनीज आपको नजर आएंगी जो कि आप उनको खुद से उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी मॉर्फोलॉजी जो है ऑब्जर्व कर सकोगे कि ये अच्छा जी ये फला कलर की है, इसका ये एक कॉलोनी का जो है शेप ये है। तो ये पूरी इसकी डायग्राम है जिसमें हम आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि हमने क्या किया। ये आपकी वायर लूप है। वायर लूप को आपने पहले स्टरलाइज करना है। ये आपका फ्लेम चल रहा है। स्टरलाइज कैसे होगा कि ये जो वायर लूप का जो आपको उसका जो सर्कल नजर आ रहा है, जो लूप नजर आ रही है, इसको जो है रेड हॉट करना है। जैसे ही रेड हॉट हो जाएगी आपने इसी से फ्लेम से थोड़ा सा दूर करके इसको ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद आप क्या करेंगे, ये आपको एक सॉल्यूशन मिला हुआ है जिसके अंदर बैक्टीरिया है। तो इस वायर लूप को आपने इस सॉल्यूशन में डाला। जैसे इस सॉल्यूशन में डालोगे तो वायर लूप पर सारे ऑर्गेनिज्म अटैच हो जाएंगे। जैसे ही अटैच होंगे फिर आपने क्या किया, ये सॉलिड मीडिया है, ठीक है। पेट्री प्लेट में आपको ये सॉलिड मीडिया दिया हुआ है। आपने क्या किया, फर्स्ट लाइन ऑफ स्ट्रीक इस तरह से ड्रॉ कर ली, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ स्ट्रीक यहाँ पर आपने ड्रॉ कर ली। ये फर्स्ट लाइन ऑफ स्ट्रीक है, ये आपने ड्रॉ की, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट लाइन आपने ड्रॉ की फिर आपने क्या किया, दोबारा से वायर लूप को रेड हॉट किया यानी स्टरलाइज किया। जैसे स्टरलाइज किया तो फिर दोबारा से ठंडा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर आपने खत्म किया था स्ट्रीक करना तो आप यहीं से बैक्टीरिया को दोबारा से स्ट्रीक करना शुरू कर दोगे।
यहाँ आपने बैक्टीरिया स्ट्रीक लाइंस लगा दी थी, यहीं से और लाइंस लोगे और सेकेंड लाइन ऑफ स्ट्रीक लगाओगे। सेकेंड लाइन के बाद दोबारा इसको जो है स्टरलाइज करोगे, ठंडा करोगे, और फिर जहाँ खत्म किया था वहां से आप दोबारा तीसरी लाइन शुरू कर दोगे। इस तरह से तीन मैम सॉल्यूशन में चार डिप नहीं लाइंस करेंगे? आपने जो है ड्रॉ करनी होती। जैसे आप सॉल्यूशन में डालोगे वहां आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, तो फर्स्ट स्ट्रीक लाइन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाएंगे। सेकंड पे आप क्या करोगे, इसको स्टरलाइज करोगे। तो सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ स्ट्रीक्स है उसी से हम उसको फर्दर स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन से हमने ग्रो कर दिया था, उसको अब हम स्प्रेड कर रहे हैं। फिर दोबारा स्टरलाइज करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो सेकंड लाइन हमने बनाई थी, सेकंड लाइन से अब हम उसको फर्दर स्प्रेड करेंगे। तो सेकंड लाइन से ही हम, ये देखो, ये फर्स्ट लाइन थी, ये फर्स्ट लाइन यहाँ खत्म हो रही थी, तो सेकंड टाइम जब हमने यूज किया तो यहीं से हमने यहीं से अपनी जो है स्ट्रीकिंग स्टार्ट की और उसको फर्दर स्प्रेड किया। फिर जब हम थर्ड टाइम करेंगे तो जहां हमने खत्म की थी, यहाँ खत्म की थी, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और फर्दर उसको और स्प्रेड कर देंगे। ये स्प्रेड करने का मकसद क्या है कि अगले, फिर उसको आपने इंक्यूबेट कर दिया, जब इंक्यूबेट करके अगले दिन आप आकर प्लेट को देखोगे तो ये आपकी प्लेट है, वो कुछ इस तरह का रिजल्ट दे रही होगी। फर्स्ट लाइन ऑफ स्ट्रीक पे आपके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको आप जस्ट उनका कलर मेंशन कर सकते हो कि ठीक है ये वाइट कलर कॉलोनीज है इनकी, लेकिन आप इनको ये नहीं बता सकते कि इनका शेप क्या है। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारी कॉलोनीज बन गई है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ स्ट्रीक में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जो है कॉलोनीज आपस में मिक्स हुई भी होती है। फिर उसके बाद आपने सेकेंड लाइन ऑफ स्ट्रीक में बनाया तो आपको थोड़ा सा इस यहाँ पर जो ग्रोथ है हैवी ग्रोथ है, यहाँ आपको कुछ लाइट ग्रोथ नजर आ रही है सेकेंड लाइन ऑफ स्ट्रीक में। और फिर जब थर्ड लाइन ऑफ स्ट्रीक पर आप गए हो तो वहां और लाइट, और भी ज्यादा लाइट जो है ग्रोथ नजर आ रही है, इतनी कि आपको यहाँ आइसोलेटेड कॉलोनीज नजर आ रही है, यानी अलग अलग एक एक कॉलोनी जो, अब ये देखो ये इस तरह से अलग अलग कॉलोनी, आपको यहाँ पे शेप पता चल जाए, अच्छा ये सर्कल शेप कॉलोनीज है। तो यहाँ बहुत ही लाइट ग्रोथ होती है। अगर आप हर स्ट्रीक लाइन में ये करोगे कि सॉल्यूशन में डिप किया फिर उसकी स्ट्रीक लाइन बनाई, सेकंड में भी थर्ड में भी, तो हर जगह जो है हैवी ग्रोथ आ जाएगी। स्ट्रीक प्लेट मेथड हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें कम ग्रोथ में, मतलब कम मतलब हम आइसोलेटेड कॉलोनीज को आइसोलेट कर सकें, देख सकें। तो फर्स्ट लाइन में आपको हैवी ग्रोथ मिलेगी, सेकेंड लाइन में आपको लाइट ग्रोथ मिलेगी, और थर्ड और फोर्थ, या तो थर्ड तक यूज किया है लेकिन अगर फोर्थ भी आप यूज करोगे तो फोर्थ में बहुत लाइट ग्रोथ नजर आएगी, और लाइट ग्रोथ के साथ आप ऑर्गेनिज्म को जो है ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये किस शेप की कॉलोनीज बना रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आइसोलेशन मेथड था, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिजर्वेशन मेथड पे, कि आपने जो है बैक्टीरिया को ग्रो कर लिया। ठीक है, आपने स्ट्रीक प्लेट मेथड के थ्रू बैक्टीरिया आपने ग्रो कर लिया। अब आपके पास बैक्टीरिया आ गया, अब ये बैक्टीरिया आपको पता है कि एक दिन तक चलेगा, 2 दिन तक, मैक्सिमम 1 वीक तक जो है ये रहेगा, उसके बाद फिर इसका डेथ साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, उस बैक्टीरिया को हमने जो है 1 वीक तक नहीं यूज करना, उस बैक्टीरिया को स्टडी फर्दर करना है, मतलब मुझे 1 वीक तक, 2 वीक्स उसको स्टडी करना है, या उसको मुझे जो है 1 मंथ तक चाहिए वो ऑर्गेनिज्म, ताकि मैं उससे दूसरे काम भी निकलवा सकूं। तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया जब ग्रो हो गया हम उसको प्रिजर्व करके रख देंगे। जैसे हम दूसरे फूड मटेरियल्स जो होते हैं उनको भी ज्यादा देर तक चलाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं। तो हम बैक्टीरिया को भी इसी तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। नंबर 1 इज पीरियोडिक ट्रांसफर ऑफ फ्रेश मीडिया। क्या हुआ, आज आपने क्या किया, आज आपने जो है अच्छा जी, फिर आपने जो है एक मेथड क्या है कि आपने क्या किया, एक मीडिया से ऑर्गेनिज्म को लिया और उसको दूसरे फ्रेश मीडिया के ऊपर ग्रो कर दिया।
यानी एक मीडिया में ऑर्गेनिजम्स की अब डेथ होना शुरू हो गई थी, तो अब आप क्या करोगे, उसको फ्रेश न्यू मीडिया के ऊपर ऐड कर दोगे या स्ट्रीक कर दोगे, तो क्या होगा कि वहां न्यू सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं सब कल्चरिंग। ठीक है, एक मीडिया से दूसरे मीडिया पे आप जो ट्रांसफर कर रहे होते हो उसे हम क्या कहते हैं, सब कल्चरिंग। ताकि हमें वो जो बैक्टीरिया है वो मैं बाद में भी यूज कर सकूं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर इन अ स्टेराइल सॉइल। हम ये क्या करेंगे, एक सॉइल लेंगे, सॉइल इसको स्टेराइल करेंगे और उसके अंदर हम अपना जो है बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर देंगे। बैक्टीरिया को इनोकुलेट करेंगे तो क्या होगा, असल में जो सॉइल होती है, सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे तो फिर वहां बैक्टीरिया जो है फर्दर ग्रो हो सकेगा। तो हम एक मेथड ये कर सकते हैं, हम स्टेराइल सॉइल में उस बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दें। दूसरा क्या कर सकते हैं, स्टोरेज एट लो टेम्परेचर। क्या करेंगे कि हम बैक्टीरिया को, जो आज मेरे पास बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर पर रख देंगे। लाइक हम उसको हम फ्रिज में रख देंगे, वो जो हमारे पास एगार प्लेट होगी हम उसको फ्रिज में रख देंगे कि चलो आज हमने यूज जितना करना था वो कर लिया, बाकी का हम कल यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर देंगे, लो टेम्परेचर फ्रिज में रख देंगे, नेक्स्ट डे आकर दोबारा यूज कर लेंगे। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन बाय ओवरले कल्चर विद द मिनरल ऑयल। हम क्या कर सकते हैं प्रिजर्वेशन में, और ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो मीडिया है हम उसके अंदर ऑयल ऐड कर दें। ठीक है, अगर हमारे पास जो है क्या नाम है, ब्रॉथ में मीडिया अवेलेबल है या हमारे पास एगार में मीडिया अवेलेबल है, बैक्टीरिया वहां पर ग्रो हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक मिनरल ऑयल की लेयर जो है उसके ऊपर इनोकुलेट कर देंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है काफी टाइम तक प्रिजर्व रहेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, फ्रीजिंग, ड्राइंग या लाइफोलाइजेशन। लाइफोलाइजेशन या फ्रीजिंग ड्राइंग में क्या होता है कि हम बैक्टीरिया को जो है कुछ मीडिया पे ग्रो करके हम उस मीडिया को फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लाइक -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हम बैक्टीरिया को रख देंगे तो बैक्टीरिया क्या होगा कि बैक्टीरिया की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थी वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज स्टॉप हो जाएंगी। बैक्टीरिया जो है स्टेशनरी फेज में ही रुका रहेगा और वो डेथ फेज की तरफ ग्रो नहीं करेगा। यानी वो ये होता है ना कि पहले बैक्टीरिया होता है, फिर वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा, फिर वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, ग्रोथ के बाद वो स्टेशनरी फेज में यानी वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता रहेगा, उसके बाद फिर वो डेथ रेट में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसको उसकी एक्टिविटीज फ्रीज कर रहे हैं। यहाँ हम बैक्टीरिया को की एक्टिविटीज फ्रीज कर रहे हैं बाय गिविंग इट अ -डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बहुत ही लो टेम्परेचर उसको दे देंगे ताकि बैक्टीरिया की एक्टिविटी बिल्कुल फ्रीज हो जाए। So this was all about our topic.